आज है 27 सितंबर 2022। मैं हूं अज़रा अज़हर। उम्मीद करती हूं आप बहुत अच्छे और खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं लेकर आपके लिए हाजिर हुई हूं वो है आप कनाडा में रहते हुए अपने स्पॉन्सर्स को, कॉमन लॉ पार्टनर को या अपने इंडिपेंडेंट को किस तरह से स्पॉन्सर्स कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ सारे टॉपिक को डिस्कस करूंगी और आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर करें, स्पाउस को। और इसके साथ साथ जब आपका इंटरव्यू टाइम आता है तो उसमें आपको किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। जब स्पाउस का इंटरव्यू आता है, इमिग्रेशन आखिरी लम्हों पे जब पहुंचती है, आपकी फाइल्स को सारा चेक किया जाता है और वो देखती है कि नहीं, ये सब बिल्कुल ठीक है और ये दोनों पार्टनर जेन्युइन हैं, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल किया जाता है। तो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन आंसर होते हैं और किस बात पे जाकर फैसला होता है और किस पे रिजेक्ट हो जाता है कि आप जो है इस पे एलिजिबल नहीं हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप आउटसाइड कनाडा हैं तो अपनी एप्लीकेशंस को ऑनलाइन या फॉर्म की सूरत में इमिग्रेशन को भेजेंगे और उसमें आपको सारे प्रूफ देने होंगे, डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट करनी होगी कि ये शादी जो आपकी है वो बिल्कुल जेन्युइन है। उस शादी में आपको अपनी शादी की पिक्चर्स, वीडियोस, निकाहनामा और इसके अलावा जो भी ज़रूरी कागजात होते हैं मैरिज से रिलेटेड, वो आपको सारे पेश करने होते हैं। उन फॉर्म्स के साथ आपको फिलअप करने होते हैं। और इसके अलावा अगर आप पहले से शादीशुदा थे, आपने अपनी बीवी को डाइवोर्स कर दिया है या शौहर ने आपको डाइवोर्स दे दी है, तो वो प्रूफ भी आपको साथ देना होता है, क्योंकि ये लाजम आप बताइएगा कि आप ऑलरेडी पहले से मैरिड थे और अब आपने ये सेकेंड मैरिज की है, क्योंकि आने वाले वक्तों में बहुत सारी प्रॉब्लम से इंसान बच जाता है। और अगर आप हैं इनसाइड कनाडा, कनाडा के अंदर रह रहे हैं और आप 18 साल के हैं, परमानेंट रेजिडेंसी आपके पास है या कैनेडियन पासपोर्ट आपके पास है, तो आप एलिजिबल हैं कि अपने स्पाउस को आप स्पॉन्सर्स कर सके। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये प्रूफ भी देना होगा कि आपकी इनकम कितनी है और आप इस चीज़ के एलिजिबल हैं कि जब आपकी स्पाउस आपके पास आए या आए, लड़की या लड़का जो भी है, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए मैं बोलूँगी, तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका स्पाउस कनाडा में पहुंचेगा तो वो 3 से 5 साल तक, पहले 5 साल का एक ला था लेकिन अभी 3 साल का हो चुका है, कि वो 3 साल तक गवर्नमेंट से कोई किसी किस्म का बेनिफिट नहीं ले सकेगा। आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। आप उसकी रेजिडेंसी के, उसके अखराजात के, वो आकर जॉब करे या ना करे ये उसकी मर्जी है, लेकिन आप उसके अखराजात पूरे करेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट से किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं लेगा अनटिल अनलेस के आप रेफ्यूजी स्टेटस पे हैं। अगर आप रेफ्यूजी स्टेटस पे हैं तो फिर आप और आपके स्पाउस हैं वो वेलफेयर को हासिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट के दिए गए बेनिफिट को हासिल कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो यहाँ पे कनाडा में लीगल हैं, वर्क परमिट पे आए हुए हैं या कैनेडियन हैं, ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं, लीगल स्टेटस के साथ हैं और वो अपने स्पाउस को स्पॉन्सर्स के साथ कनाडा में बुला रहे हैं। अच्छा जनाब, इनमें आपकी जो दरख्वास्त होती है वो CPCM जो है उसके तहत मिसिसागा टोरंटो में भेजी जाती है। जब आपकी दरख्वास्त उनको मिलती है और आपने बिल्कुल ठीक से सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, फॉर्म बिल्कुल ठीक से फिल किया है, तो आपकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए आपको 3 महीने के अंदर अंदर एक एक्नॉलेजमेंट का लेटर आ जाएगा जिसमें ये बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन के ऊपर काम होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम चलेंगे, एक तो हो गया ये जो शादी है, मैरिज लाइफ है और एज ए हस्बैंड वाइफ आप एक दूसरे को स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, और दूसरा होता है कॉमन लॉ पार्टनर। एक पार्टनर जो आपके साथ रह रहा है, आप उसके साथ रह रहे हैं और कम से कम 3 साल से आपको और उसका रिलेशन है, लेकिन कम से कम जो बताया गया वो 1 साल का रिलेशन है और आप दोनों इकट्ठे रह रहे थे कॉमन लॉ पार्टनर के तौर पर, तो आप उनको भी स्पॉन्सर्स कर सकते हैं और आप उसी कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। अच्छा, आप इन साइड पे हैं तो आपका जो टाइम लिमिट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आउटसाइड पे अगर आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर्स कर रहे हैं तो वो फिर टाइम लिमिट थोड़ा बढ़ जाता है। जब आप दरख्वास्त दे रहे हैं तो इस बात को जहन में रखिएगा कि आपका स्टेटस लीगल होना चाहिए, कोई आपके ऊपर क्रिमिनल एक्ट नहीं होना चाहिए, आपने बैंकरप्सी नहीं की हो, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं आपने लगाए हो, कोई आपके खिलाफ एप्लीकेशन नहीं दी गई हो और आप बिल्कुल ही क्लियर हो, आप और आपका स्पाउस भी दोनों बिल्कुल क्लियर हो, किसी किस्म का कोई क्रिमिनल एक्ट आपके ऊपर ना लग रहा हो। तो इस चीज़ पे जब आप बिल्कुल हर चीज़ से क्लियर हो जाएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप किसी को स्पॉन्सर्स कर सके और अपने कॉमन लॉ पार्टनर को या अपने स्पाउस को।
जब आप दरख्वास्त दे देते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर जब आपको ये एप्लीकेशन वापस आती है, एक्नॉलेजमेंट लेटर के साथ लेटर आता है, और अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से फिलअप नहीं किया, आपकी दरख्वास्त अधूरी है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं, तो बाज़ औक़ात आपके फॉर्म वापस भी आ सकते हैं। लिहाजा आपकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया जाए और वो दरख्वास्त आपकी वापस ना आए, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप किसी भी लीगल ऐसे बंदे से रब्ता कीजिए जो वकील हो और जो इस सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझता हो, जो आपकी एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से फिल कर सकता हो, सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के लगा सकता हो। आपकी जो एप्लीकेशन है वो जितनी अच्छे तरीके से रेडी की जाएगी आपकी फ़ाइल, उतना ही अच्छा आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। और ये तकरीबन जो सफ़ात हैं ये बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसमें अगर मैं कहूँ कि ये तकरीबन 200 के करीब सफ़ात बन जाते हैं, सारे फॉर्म और इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं वो, तो इसमें कोई बईद नहीं होगा, रियल में इतने ही डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। लेकिन आपको उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से फिल अप करना होगा। ये याद रखिए कि आपकी दरख्वास्त नामंजूर भी हो सकती है। अच्छा जनाब, अब हम आगे बढ़ेंगे और ये बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी जो है आपकी पीआर कार्ड के साथ है। 18 साल के आप हैं, कोई बैंकरप्सी नहीं आपने की है, कोई क्रिमिनल आपका एक्ट नहीं है, आप खुद कफील हैं, आप अपने स्पाउस को कनाडा में बुला के उसके अखराजात को उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो स्पाउस है वो जब कनाडा में पहुंचता है वो आपके साथ रहता है, तो आप उसको गवर्नमेंट की कोई ऑफ़र नहीं लेके दे सकते, ये आपकी ज़िम्मेदारी पर है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, या बाद में आपको प्रॉब्लम दी जा सकती है, या आप जब गवर्नमेंट से कोई ऑफ़र लेने जाएंगे तो वो आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर देंगे। उस दरख्वास्त को नहीं जो आपने स्पाउस के लिए डाली है, बल्कि उस एप्लीकेशन को जो आप ऑफ़र लेने के लिए देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ IRCC जो है इस रिकॉर्ड को बाकायदगी से चेक करती है, थॉरली आपको चेक किया जाता है कि आपका कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना निकल आए। और इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया और मैंने बहुत सारे पॉइंट को लिख लिया था ताकि जब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो कहीं पे मैं कुछ चीज़ भूल ना जाऊँ। अच्छा, स्पॉन्सर्स की जो दरख्वास्त है उसको हतमी शक्ल देते वक्त आप एक बार फिर उन तमाम कागजात को बहुत अच्छे से देख लीजिए, और इसके साथ साथ गूगल्स पे जाकर आप स्पॉन्सर्स की रिक्वायरमेंट जो होती है उनको बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए, क्या क्या कागजात उन्होंने मांगे हैं वो आपके साथ पूरे होने चाहिए। निकाहनामा ये मस्ट हो जाता है, और स्पॉन्सर्स के जो फॉर्म है या फिलअप करते हैं। फ़ीस के लिए आप एक फ़ीस जो जमा करवाई होती है वो पेपर भी आपको साथ लगाना होता है। अपने स्पाउस का पुलिस रिपोर्ट भी आपको ले लेना होगा, ताकि पुलिस की तरफ से कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है, वो क्लियर आपको मिलता है, तो वो भी आप साथ में लगा लें, ये बहुत अच्छा हो जाता है। शुरू में लगा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि बाद में वो आपसे मांगे। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता आपके स्पाउस ने पहले से शादी की हुई थी और उसने कोई तलाक दी हुई थी, उसमें से कोई बच्चे थे, तो उसका भी एक कॉलम आता है जो आपको लिखना होता है। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, मैंने 250 गलती से बता दिया, 150 सफ़ात पर मुश्तमिल ये सारे कागजात बन जाते हैं, और आपको तमाम सरकारी प्रूफ भी साथ में लगाने होते हैं। अच्छा, उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाना है, आपने उनके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी भी लगानी है, निकाहनामा भी लगाना है, और इसके साथ साथ नादरा की जितनी IDs हैं वो भी आपको साथ लगानी होती हैं। आपके पास अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके अपनी लैंग्वेज में है तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करवाना होगा। आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के उन कागजात को जमा करवाएंगे। ऑनलाइन करवा दीजिए या आप डाक के ज़रिए भेज सकते हैं। अगर आपकी दरख्वास्त जाली होगी, आपने झूठा ये निकाहनामा पेश किया होगा, तो आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। आपको वीज़ा ऑफिसर को ये यकीनी तौर पर यकीन दिलाना होगा कि आपकी ये शादी जो है वो जेन्युइन है, या जिस कॉमन लॉ पार्टनर के साथ आप रहते हैं वो आपका रियल में ही कॉमन लॉ पार्टनर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वीज़ा हासिल करने के लिए फ़र्ज़ी तौर पर एक कॉमन लॉ पार्टनर को लेकर साथ चल रहे हैं। तो ये आपको यकीन दहानी अपने ऑफिसर्स को दिलानी होती है। अच्छा जनाब, अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जब आपकी दरख्वास्त एक्सेप्ट हो जाती है, तमाम डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अगर इनसाइड हैं तो आपको दोनों को जाना होता है, और अगर आउटसाइड हैं तो आपका अभी इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो इंटरव्यू लेगी, और आपके स्पाउस का भी जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे इमिग्रेशन उनको कनाडा की जो वहाँ पे ऑफिसेज हैं वहाँ पे बुलाएंगे और वहाँ उनका इंटरव्यू किया जाएगा।
अगर आप इनसाइड में हैं तो जो आपका इंटरव्यू होगा वो आप दोनों पार्टनर को अलग-अलग से बिठा दिया जाएगा। पहले फर्स्ट पार्टनर जिसने जो एप्लीकेंट होता है उससे इंटरव्यू होता है, और फिर दूसरा इंटरव्यू उससे होता है जिसको आपने स्पाउस की को स्पॉन्सर किया होता है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पूछा जाता है, छोटी छोटी माइनर चीज़ जिसको आप सोच भी नहीं सकते वो क्वेश्चंस आते हैं। सपोज वाली बात है कि आपका स्पाउस कौन सा टूथब्रश इस्तेमाल करता है, किस कलर का है, और सुबह वो कितने बजे उठता है, टूथपेस्ट वो कौन सी इस्तेमाल करता है, आज आपने क्या खाया था, कल आपने क्या पकाया था, खाना कौन बनाता है, बर्तन कौन धोता है, क्लीनिंग कौन करता है, जब आप सोते हैं तो आप किस साइड पे होते हैं, वो किस साइड पे सोता है, आपकी विंडो किस साइड पे आती है और आपके स्पाउस के डोर किस साइड पे आता है, और ज़्यादातर जब वो सो रहा है तो कौन सी करवट साइड लेके सोता है, सुबह वो कितने बजे उठता है, रात को वो कितने बजे सोता है, कल उसने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, वो क्या जॉब करता है, अमूमन उसके जॉब पे जाने के क्या तरीक़ेकार है, और वो गाड़ी पे जाता है या नहीं, या वो बस पे जाता है। अगर आपके साथ आपके बच्चे भी हैं तो वो पूछा जाता है कि बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, कौन ड्रॉप करता है, कौन पिकअप करता है, आपके स्पाउस की सैलरी कितनी है, खाने में उसको क्या पसंद है, कुकिंग अमूमन कौन करता है, आपका स्पाउस आपके लिए क्या बनाता है, आपकी बर्थडे आती है तो आपको क्या गिफ्ट दिया गया था, लास्ट बर्थडे पे आपको क्या गिफ्ट मिला था, जब आपकी शादी हुई थी तो आपको उस टाइम पे क्या गिफ्ट मिला था, आप घूमने फिरने के लिए शादी के टाइम पे कहाँ पे गए थे, और जब आपकी शादी हुई थी तो आपके ख़ानदान के कितने लोग उस शादी में इनवाइट थे, आपने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, फर्स्ट डे और सेकंड डे के कलर्स का पूछा जाता है कपड़ों का, आपके स्पाउस ने कैसे पहने हुए थे उस शादी पे, ख़ास तौर पर कौन इनवाइटेड था, कोई ऐसा वाकया बयान कीजिए जो उस शादी पे बहुत आपको यादगार रहा हो। अगर आप भी जॉब करते हैं तो आप कहाँ करते हैं, आपका स्पाउस आपकी जॉब के बारे में जानता है, आपको पिक एंड ड्रॉप कौन करता है, क्या आपके स्पाउस ने कभी आपको पिक एंड ड्रॉप दी है। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। इंसान कहता है कि जी मोटे मोटे क्वेश्चन होंगे, मोटे मोटे नहीं होते। घरेलू लाइफ की ज़िंदगी के बारे में पूछा जाता है। अगर आप इन साइड में हैं, कनाडा के अंदर हैं, अगर आप कनाडा के बाहर हैं तो भी इसी किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। फ़ोन पे कितनी दफ़ा रब्ता हुआ, वो आपको पैसे भिजवाता है, लास्ट गिफ्ट आपको कौन सा भेजा, कलर उसको कौन सा पसंद था, और आप दिन में कितनी दफ़ा बात करते हैं, ज़्यादातर आप चैट करते हैं या आपके फ़ोन पे राब्ते होते हैं, आपको लास्ट टाइम पे उसने कौन सा गिफ्ट दिया था, या आपकी बर्थडे जो थी तो विशेस में कौन से अल्फाज बोले गए थे। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, और अगर वो मुतमईन हो जाते हैं, आपका मेडिकल करवाया जाता है और आपसे पासपोर्ट मांग लिया जाता है, और फिर आप कनाडा की तरफ आ सकते हैं। और अगर आप कनाडा में ही हैं तो भी आपको लेटर मिल जाता है, ईमेल आ जाती है, तो जिस पे आपका एक्सेप्ट या रिजेक्ट का आपको बता दिया जाता है। अगर आप एक्सेप्ट हो जाते हैं कनाडा में रहते हुए तो फिर आपको अगले जो कागजात होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है, जैसे मेडिकल कार्ड वगैरह है इसके लिए, और सिन नंबर के लिए आप रेवेन्यू की तरफ जाते हैं और मेडिकल कार्ड को अप्लाई करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप कनाडा का पीआर कार्ड हासिल कर सकें। तो इन सारे मसाइल से आपको गुजरना होता है वन बाय वन। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है मैं कुछ स्किप कर गई हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे कहते हैं अज़रा अज़र। आपको अगर ये मेरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए मज़ीद रिपोर्ट्स लेकर हाजिर हो जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम।